गुड मॉर्निंग लाहौर। जनाब कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। जहां भी हैं वहां पर अपनी जिंदगी भरपूर अंदाज में गुजारे होंगे। मैं हूँ मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। भरपूर वीकेंड और छुट्टी गुजारने के बाद, खूब उसको एंजॉय करने के बाद मैं आपके सामने हूँ एक नई एनर्जी, एक नई मोटिवेशन और एक नए हफ्ते और एक नई सुबह के साथ मैं आपके साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। जनाब मेरा वीकेंड तो बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरा है, मैंने बहुत ही मजे से उसको एंजॉय भी किया है और आपका संडे भी अच्छा गुजरा होगा, आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। वैसे तो कहते हैं कि मंडे थोड़ी सी सुस्ती वाला दिन होता है और क्योंकि छुट्टी के बाद काम पर जाने का मूड नहीं होता, हमारा मूड नहीं करता छुट्टी है अगले दिन भी छुट्टी हो जाए। लेकिन जनाब सबके साथ ऐसा नहीं होता। कुछ लोग मंडे को बहुत संजीदा लेते हैं और खुद को मोटिवेट करते हैं ताकि उनका पूरा अगला वीक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाए और मैं भी उन्हीं लोगों में से शामिल हूँ। आप देख सकते हैं मेरी एनर्जी और मेरी मोटिवेशन, क्योंकि मैं भी मंडे को एज अ मोटिवेशन डे लेती हूँ। तो दुआ है कि आने वाला जो हफ्ता है हम सबके लिए बहुत खुशियां और सुकून लेकर आए। और लेकिन आज की अच्छी बात भी कर लेते हैं और आज की अच्छी बात यह है कि वक्त की कदर करें जनाब, क्योंकि वक्त भी सिर्फ उन्हीं की कदर करता है जो वक्त की कदर करते हैं। जो वक्त की कदर नहीं करता ना, तो फिर वक्त भी उन्हें कदर नहीं देता। तालीमी इदारे खुल चुके हैं और तालीमी इदारों के बंद होने के बायस तलबा की तालीम का काफी हर्ज भी हो चुका है और इस गैप को पूरा करना किसी चैलेंज से कम नहीं है जनाब। ऑनलाइन क्लासेस के इजरा से कोशिश की गई थी कि तालीमी नुकसान को कम से कम किया जा सके। ऑनलाइन क्लासेस का तजुर्बा कैसा रहा, तालीमी कमी को कैसे हम पूरा कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तालीम हैं यक्षी सलीम। सबसे पहले तो मैं इनका तारुफ करवाती चलूं कि आज जो मेरे साथ मौजूद हैं वो मेरी उस्ताद हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जिन्होंने मुझे सिखाया। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो इनसे मैंने सीखा। मैंने रेडियो जब ज्वाइन किया तो मैंने इन्हीं से सीखा, उस पे बोलते कैसे हैं, उस पर लिखते कैसे हैं, मैंने मैम यक्षी से सीखा। और आज जब वो मेरे सामने बैठी हुई हैं तो वो एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि जिनसे मैंने सीखा वो मेरे सामने मौजूद है। मैम यक्षी, आपको खुशामदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। आज यक्षी, आज जो हमने बात करनी है वो करनी है कि बच्चे ऑलरेडी इस गैप को किस तरह कवर करेंगे। तालीमी इदारे बंद थे पहले ही, पाकिस्तान में जो जो एजुकेशन है वो तनज़ली का शिकार है और ऊपर से कोरोना की वजह से इतना गैप आ गया है। तो इस तरह किस तरह गैप को कवर कर सकते हैं बच्चे? वैसे मुनीबा, देखा जाए ये पूरी दुनिया में एक गैप आया है। ये ऑब्जर्व किया गया है कि कोरोना की वजह से जैसे ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर जो सिलसिला शिफ्ट हो गया था, इसकी वजह से जो एक गैप है वो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। अब पाकिस्तान में यही मसला है कि पाकिस्तान में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर अभी ऑनलाइन सिस्टम भी अवेलेबल नहीं है। कुछ इंस्टीट्यूट्स ने तो ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद कर लिया और उन्होंने ऑर्गेनाइज कर लिया, बड़े अच्छे से वो सेमेस्टर को लेके चले। लेकिन कुछ जगहों पे ये देखा जा रहा है, खासतौर पे पब्लिक सेक्टर के जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है कि ऑनलाइन जो क्लासेस का एक सिस्टम है ना वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गैप आ रहा है। तो मेरे ख्याल में SOPs का ख्याल रखते हुए अगर दोबारा इंस्टीट्यूट्स को ओपन किया जाता है तो फिर ये कमी जो है किसी हद तक पूरी की जा सकती है। आपको क्या लगता है हमारे तालीमी निज़ाम को और हमारे तलबा को कितना नुकसान हुआ है इससे? 1 साल का तकरीबन एक गैप मैं कहूँगी कि आया है। कहीं ना कहीं कोशिश सब ने किया, साथज़ा ने की है, इंस्टीट्यूट्स ने की है, लेकिन गैप है वहाँ पर है। तो ये गैप रहेगा भी, लेकिन इसको फुल जो है वो किया जा सकता है कि जैसे आगे गर्मियों का सीज़न आएगा, सर्दियों के बाद, उसमें छुट्टियां कम कर दी जाएं और उसमें बच्चों की जो कमी है कोर्सेज की, चाहे वो प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं चाहे थ्योरेटिकल हैं, जो भी हैं उनको वो पूरा किया जा सकता है। तो हम पहले भी इस पे मैम करते रहे हैं, गुफ्तगू करते रहे हैं, गेस्ट आते रहे हैं। तो जो माहिर तालीम थे उनके यही खदशा रहा है कि जैसे पहले बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। अगर क्लासेस की बात की जाए तो बच्चे क्लासेस में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, टीचर्स उनको रागिब करते थे। और जब इतना ज्यादा गैप आ जाएगा तो आपको लगता है कि बच्चे उसी ज़ौक़ व शौक के साथ पढ़ सकेंगे अब जब वो जा रहे हैं वापस? आई थिंक इसमें टीचर्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो स्टूडेंट सीखना चाहते हैं डेफिनेटली वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करते हैं। वो आप जब बुलाएंगे वो आ भी जाएंगे, वो सैटरडेज को भी आ जाएंगे, समटाइम्स अगर आप संडेज को बुलाएंगे तो वो संडेज को भी आ जाएंगे, ऐसा भी होता है। लेकिन आई थिंक जहाँ पर ये है कि जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो नहीं उस तरह से राग़िब हो पाते या कमी कहीं पे फील करते हैं, वहाँ पे टीचर्स का रोल ज़्यादा आता है। टीचर्स को एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी ताकि स्टूडेंट्स का वो इंटरेस्ट डेवलप किया जाए और उनको दोबारा जो है उस सिलसिले की तरफ वापस। तो आपको क्या लगता है ऑनलाइन क्लासेस बेनिफिट रही हैं?
रही है, बच्चों जहाँ के पर लिए। हुई है वहाँ हाँ, पे रहा भी रहा है, है। लेकिन कुछ जगहों पर कमी जो है वो ज़ाहिर है टीचर्स के साइड पे भी देखने में आई है, वो स्टूडेंट्स के साइड पे भी देखने आई है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे इंटरनेट की अनअवेलेबिलिटी है, लोड शेडिंग का होना है, इंटरप्शन है कॉल की, आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, कहीं पे वीडियो सही नहीं आ रही, कहीं पे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, आवाज नहीं आ रही। किस बच्चे के पास सोर्सेज भी तो नहीं है ना, इंटरनेट हाँ, नहीं है, बिल्कुल फोन ऐसे नहीं ही है है। उसके पास, तो वो क्या करेगा? वो तो फिर नहीं ले बिल्कुल सकता। ऐसे ही है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स तो आई हैं कि हाँ। जिन स्टूडेंट्स के पास गैजेट्स नहीं अवेलेबल, या जिनके इलाकों में कोई ऐसे हैं जो फार ऑफ प्लेसेस पर हैं जहाँ पर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे उन्होंने सफर क्योंकि तो अगर किया देखा जाए तो यहाँ पर अगर लाहौर की बात की जाए तो बहुत दूर दराज से लोग बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पर, वहाँ पर नहीं होता ये रिसोर्सेज, क्योंकि वो वापस चले गए होंगे, बिल्कुल तो ऐसे उनका तो हर्ज हो गया ना, वो बिल्कुल एक ऐसे साल ही है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है। इसीलिए मेरे ख्याल में ये जो आज एक फैसला किया गया है कि दोबारा से रिज्यूम किया जाए तालीम के सिलसिले को, वो इसी को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। क्योंकि अभी मैंने देखा था, जब पिछले सेमेस्टर में हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद किया था, ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवाई थी, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। स्टूडेंट्स हमसे शिकायत कर रहे थे कि मैम हमारे यहाँ पर इंटरनेट नहीं आ रहा, या इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी कि पेपर है, जैसे फाइनल एग्जाम है, लाइट चली गई, ठीक है, या गैजेट खराब हो गया, या उनका लैपटॉप नहीं चल रहा, या मोबाइल फोन में मसला है, तो वो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। जो 2-3 घंटे पेपर के लिए लोकेट किए गए थे, वो 2-3 घंटे उन्हें वो प्रॉब्लम फिक्स करने में लग गए। सो ये वाले प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। तो इसी वजह से आई थिंक ये दोबारा फैसला किया गया है कि इंस्टीट्यूट्स को दोबारा ओपन किया जाए, ताकि कम से कम जो एग्ज़ाम है वो सही से कंडक्ट किया जाए और स्टूडेंट्स जो हैं वो अपेयर हो सकें एग्जाम्स के। तो मतलब इंतजामिया की जानिब से या स्टूडेंट को इतना मार्जिन दिया जा रहा था कि अगर क्लासेस नहीं भी लिए जा रही, तो अब मुझे ये बताएं कि जब आप ले रही थी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, तो बच्चे पूरे आ रहे थे? हाँ, जिस परसेंटेज सब्जेक्ट पूरी थी। अच्छा, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट वाइज और टीचर वाइज भी, कि टीचर जो है वो इंटरेस्ट कितना पैदा करता है एक सब्जेक्ट के अंदर। अब मैं देखती हूँ जैसे कोई टेक्निकल सब्जेक्ट है ना, प्रैक्टिकल काम जिसमें ज़्यादा है, जिसको सीखने के लिए बच्चों में ना तजस्सुस होता है कि हम इसको सीखें, हम यही पढ़ने के लिए मैथ्स कम्युनिकेशन में आए हैं, या जो हमने मेजर सेलेक्ट किया है इसी वजह से किया, उस सब्जेक्ट में फुल अटेंडेंस होती है। एक सब्जेक्ट नया हमने इंट्रोड्यूस करवाया था, मोबाइल टेक्नोलॉजीज एंड जर्नलिज्म, उसमें अटेंडेंस पूरी होती थी। मीडिया प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर है जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, जिसमें डिजाइनिंग का काम करना है, वहाँ अटेंडेंस पूरी होती थी। ये मैंने देखा। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक मीडिया सेमिनार का कोर्स था जिसकी क्लास सुबह 8 बजे थी। अच्छा। बिलीव यू मी कि जब मैं सुबह उठती थी उस क्लास के लिए 100% अटेंडेंस होती थी, और मैं कहती थी कि आप सब लोग इतने मोटिवेटेड हैं कि आप लोग आ रहे हैं क्लास में। वो क्लास पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि वो बच्चे सीखना चाह रहे थे कि हमें नॉलेज गेन करना है। फिर जहाँ पे ये ऑनलाइन क्लासेस की बात आई है, वहाँ पे हमें फवायद भी हैं इसके। क्लासरूम में जैसे आपके पास गूगल अवेलेबल नहीं है, इस तरह से क्लासरूम में तो मोबाइल फोन्स पर भी पाबंदी होती है। तो वहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को असाइनमेंट ये दिया करती थी कि आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, इसी वक्त फलां टॉपिक है, इसके ऊपर सर्च करें और लेट्स हैव अ डिस्कशन, ठीक है। तो उसमें ये होता था, स्टूडेंट्स को बड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता था कि सबसे ज़्यादा मैं पार्टिसिपेट करूँ ताकि मेरे मार्क्स ज़्यादा आएँ, या मेरी जो है रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो, या मुझे अप्रिसिएशन ज़्यादा मिले। तो इसके अंदर मैंने ये देखा है कि 8 बजे की क्लास में भी जो है ना अटेंडेंस 95% तक थी। तो क्या स्टार्टिंग में जब ये स्टार्ट हुआ ऑनलाइन क्लासेस, तो डिफिकल्टीज आई स्टूडेंट्स की जानिब से भी और टीचर्स की जानिब से भी? क्योंकि हम लोग पहले तो इस सिस्टम पर नहीं थे, हमें नहीं पता था। हाँ हाँ बिल्कुल, ये कोरोना की वजह से इंट्रोड्यूस हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। किसी भी टीचर ने इससे पहले करते होंगे, टीचर्स डेफिनेटली करते होंगे जो, लेकिन ये ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर जैसे कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करना है, इस तरह के सिलसिले थे। लेकिन एक रूटीन बना लेना क्लासेस को ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, वो स्टूडेंट्स के लिए भी नया था, वो हमारे लिए भी नया था। कम से कम आप कहें कि 1 से 2 हफ्ते तो वो सिस्टम समझने में लग गए ना, कि अच्छा हमने कहाँ से क्लास को स्टार्ट करना है, अच्छा कोई स्टूडेंट जो है वो अगर बातें कर रहा है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है। तो ये चीज़ें टीचर्स के लिए भी टाइम टेकिंग थी, टीचर्स ने भी इसके अंदर टाइम देके इसको सीखा, और स्टूडेंट्स के लिए भी कि अच्छा हम लोगों ने अगर अपनी बात करनी है तो सब ने इकट्ठे नहीं बोलना, हमने ओवरलैपिंग नहीं करनी, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग के अंदर भी हम लोग करते हैं। तो वो एक ब्रॉडकास्ट वाली क्लास का ही एक मुझे जो है ना मंजर वहाँ पर नजर आया। तो सीखने में, अडेप्टेशन में इसके टाइम लगा, लेकिन अब भी यूज टू हो गए हैं। मैम यक्षी, आपको नहीं लगता कि जब हम फारिग होते हैं, स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए, और कोरोना की वजह से हम तो घर में बहुत ज्यादा फारिग रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के बाद और उनके पास कुछ था नहीं, लेकिन हम लोग जब फारिग रहते हैं हम कुछ नया अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं करते, मतलब कोई नई लैंग्वेज सीख ले या किसी और साइड पे चले जाएं, कोई स्किल सीख ले। ये पाकिस्तान में मेरे ख्याल से रवाज नहीं आया अभी तक, कम है। जो करना चाहते हैं अच्छा बच्चे कर भी रहे हैं। मुझे कई स्टूडेंट्स ने, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बताया कि मैं फ्री टाइम के अंदर हमने यूट्यूब से काफ़ी चीज़ें सीखी। फॉर एग्जांपल मैंने अगर उनको बताया है कि एक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, फलां टूल है वो फलां काम करेगा,
अच्छा स्टूडेंट्स ने और कई चीज़ें उसके अंदर सीख ली और उसके बाद वो क्लास में आके बताते थे कि हमने फलां चीज़ जो है यूट्यूब से सीखी, इसका ये यूज़ भी है। तो एक ये भी एक मुझे एक फैक्टर नज़र आया कि स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें। अच्छा जिन्होंने करना है वो करते हैं, वो वर्कशॉप्स भी अटेंड करेंगे, वो आपको कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड करते हुए नजर आएंगे, वो करने वाले करते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं करना वो फिर समटाइम्स क्लास में भी नहीं आते। मेरे ख्याल से उनके वालिदैन की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन अभी तक मैंने ये देखा है कि जो प्राइमरी के यहाँ बच्चे होते हैं ना, उनके वालिदैन कहते हैं स्कूल जाए ना जाए फायदा नहीं है, या इतना फर्क नहीं पड़ता, स्कूल जाएगा भी वही होगा, घर पे भी रहेगा वही होगा। ये मेंटालिटी कितनी नुकसानदेह है बच्चे के फ्यूचर के लिए? आई थिंक ये नुकसानदेह, क्योंकि कोई इन्वायरमेंट जो है ना लर्निंग का, वो घर में उस तरह नहीं आ दे सकते। अभी भी यही प्रॉब्लम्स हुए कि आप जैसे बड़े स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज गोइंग हैं या सीनियर क्लासेस के हैं, वो तो जिम्मेदारी से कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए फाउंडेशन उस टाइम बननी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, उनके लिए ना पेरेंट्स को थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी पड़ती है। मैं देखती हूँ कई मदर्स को जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, वो खुद अपने बच्चों के साथ बैठ के क्लास ले भी रही होती हैं, वो खुद समझती हैं और फिर उन्हें समझाती हैं। तो पेरेंट्स का यहाँ पे बहुत रोल है ताकि वो जो बच्चों का जो एक गैप आ रहा है ना, वो गैप ना आए, गैप कम हो जाए। तो जाते जाते क्या कहेंगी आप पेरेंट्स को और बच्चों को? तालीमी इदारे तो खुलने जा रहे हैं, तो जाते जाते क्या उनको पैगाम देना चाहेंगे आप? पैगाम मैं उनको यही देना चाहूँगी कि SOPs का ख्याल रखते हुए तालीम का जो सिलसिला है इसको जारी रखें ताकि गैप ना आए, और जिस मकसद के लिए ये खोले जा रहे हैं उस मकसद को पूरा करें, इल्म को हासिल करें और आगे शेयर करें। बिल्कुल ऐसी है जनाब। मिस यक्षी सलीम हमारे साथ मौजूद थी, माहिर तालीम थी और मेरी भी उस्ताद थी। मैं आपको शुक्रिया कहती हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा टिप्स मिली होंगी। आप लोग भी जिम्मेदारी समझिए, और तालीमी इदारे खुल गए हैं, छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, और समझें कि अब हमने एक जिम्मेदारी समझकर बच्चों को स्कूल भेजना है। उनका फ्यूचर है, इस पे इन्हिसार करता है। आगे हमने बढ़ना है और आप तक एक वायरल वीडियो पहुंचानी है। क्या आपको मालूम है कि आपके खानदान की उम्र कितनी है? यकीनन नहीं पता होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ही खानदान के बारे में बताते हैं जिनका नाम अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है। द क्रूज फैमिली के नाम से मशहूर खानदान के तमाम 12 लोग कराची में पैदा हुए और अब उनकी अक्सरियत मुख्तलिफ ममालिक में आबाद है। जनाब, बहन भाइयों की औसतन उम्र 75 से 97 बरस है, और अगर इनकी उम्रों को जमा किया जाए तो वो मजमूई तौर पर 1042 बरस और 325 दिन बनेंगे। मतलब ये एक शॉकिंग था, मैंने खुद जब पढ़ा और मेरे लिए शॉकिंग था, और मैं देखकर भी शॉक होगी। इस लिहाज से इन 12 अफराद को मजमूई तौर पर सबसे ज्यादा उम्र वाला खानदान कहा गया है। 2018 में पूरा खानदान एक जगह जमा हुआ तो सबसे जो छोटी उनकी बहन थी ना, वो 75 साल की थी। 75 साल की सबसे छोटी बहन, मतलब मैं हूँ सबसे छोटी, लेकिन मेरी उम्र बिल्कुल भी 75 साल नहीं है। और 75 साल जीनिया ने अपने एक भांजे की बात दोहराई जिसमें इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से राब्ते का मशवरा दिया, तो उस वक्त उन्होंने इसको गैर संजीदा अंदाज में ना इग्नोर कर दिया और हंस दिए। लेकिन 2000 अगर बात की जाए 15 की, तो 15 दिसंबर 2020 को खुद गिनीज ने इनसे राब्ता किया और इन्हें एक सनद से नवाजा और उनको रिकॉर्ड तोड़ने का भी बोला। जनाब, और भी बहुत सी बातें करनी है। उम्मीद है कि ये आपको वायरल वीडियो पसंद आई होगी, और भी बहुत सी बातें करनी है, बहुत से अहम इश्यूज आप तक पहुंचाने हैं, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि इस जंग के बाद आप अच्छे होंगे। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, तालीमी इदारे खुल गए हैं और बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा है। जब मैं आ रही थी तो खासी सर्दी थी और फॉग भी थी। तो वैसे तो पाकिस्तान में बच्चों का वीडियो गेम्स खेलना पसंद नहीं किया जाता, और इस मामले में बच्चों को वालिदैन की डांट डपट का भी सामना करना पड़ता है। ऑब्वियसली जब मैं भी बचपन में अगर बात की जाए तो मैं भी वीडियो गेम्स खेलती थी, तो मेरे घर वाले भी और मेरे वालिदैन कहते थे खास तौर पर कि तुम वक्त ज़ाया कर रही हो। और सभी का ये कहना है कि जी वीडियो गेम्स खेलना वक्त का ज़िया है, लेकिन अब वालिदैन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताने जा रही हूँ क्यों। क्योंकि अब बच्चे और नौजवान गेम्स खेलने के साथ साथ पैसे भी कमा सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना है कि वो पैसे कमा सकते हैं। तो जनाब, वीडियो गेम से दिलचस्पी रखने वाले अफराद अब हो जाएं तैयार, क्योंकि हुकूमत लेकर आ रही है उनके लिए नए नए मौके। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के दरमियान याददाश्त पर दस्तखत हो गए हैं, और जिसके तहत
ई स्पोर्ट्स को बाकायदा खेल का दर्जा हासिल हो गया है। ई स्पोर्ट्स दुनिया भर में एक सन्नत का दर्जा रखती है। कोरोना वायरस के बायस लगने वाले लॉकडाउन में वीडियो गेम्स के सारिफिन की तादाद में भी इजाफा देखने को आया है और अब गेमिंग को बतौर करियर भी मुंतखब किया जा रहा है। और यूट्यूबर्स की तरह अब गेमर्स के लिए भी आगे बढ़ने के बहुत से मौके मौजूद हैं। ये कैसे और कब मुमकिन होगा, इस पर बात करेंगे और इसके साथ भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि पुरतशद्दुद गेम्स का बढ़ता रुझान किस कदर खतरनाक है। और हम देख रहे थे कि जैसे ही आपको पता है कि पिछले दिनों पबजी गेम्स का हमने देखा, उसमें बहुत ज़्यादा खुदकुशियाँ हमारे सामने आई, केसेस बढ़े उसमें और लोगों ने, नौजवान जो ख़ास तौर पर नौजवान लड़के थे, नौजवान नस्ल थी, उन लोगों ने खुदकुशियाँ की इस पबजी गेम की वजह से। लेकिन इस पे रोकथाम कैसे लगाएं और लोगों को किस तरह इससे बाहर निकले, कई खुदकुशियां और कत्ल के वाकयात भी सामने आए हैं और इसी पर हमने बात करनी। आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात हैं बिस्मा एजाज हैं। बिस्मा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ, कैसी हैं आप? थैंक यू मुनीबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। बिस्मा, आज हमने बात करनी है, मतलब मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कहा जाता है कि गेम्स जो है वो आपके लिए नुकसानदेह हैं, तो क्या आपको लगता है कि नुकसानदेह हैं? देखें, बात यह है कि कोई भी चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है ना तो उसका नुकसान सामने आना शुरू हो जाता है। लेकिन जो बात हम आज वीडियो गेम्स पे कर रहे हैं, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिकॉज इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस उस लेवल की नहीं है। वो यही समझते हैं कि इसके नुकसानात ज़्यादा हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं कि ये जो वीडियो गेम्स हैं ये 1970s से स्टार्ट हुई हैं। ओके। और जैसे जैसे इंटरनेट फैसिलिटीज जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया को दी गई हैं, इसमें प्रोग्रेस हुई है, इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और अगर मैं आपसे इसके स्टैटिस्टिक्स शेयर करूं तो आप ये जान के हैरान होंगी कि ख़वातीन और मर्दों में बहुत कम डिफरेंस है जो गेम्स खेलते हैं। अच्छा। लाइक जो रिसेंट रिसर्च है उसके मुताबिक 52% जो मेल हैं वो गेम्स खेलते हैं और 48% फीमेल्स भी गेम खेलती हैं। तो ये भी वो एक फील्ड है जिसमें ख़वातीन ने अपने आप को पीछे नहीं रखा। ठीक है। इसके अलावा जो एवरेज एज है गेमर्स की वो रिसेंट रिसर्च के मुताबिक 33 ईयर्स है। तो एवरेज एज का मतलब ये है कि हर एज का जो इंडिविजुअल है वो गेम्स खेलता है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, मिडिल एज के लोग भी शामिल हैं और थोड़ा एडल्ट एज के लोग भी शामिल हैं। अब बात अगर हम करें इसके फ़वाइद और नुकसानात की, तो पहले हम इसके फ़वाइद जो हैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है जैसे अगर हम लोग भी छोटे बचपन में वीडियो गेम्स खेलते थे तो हमारे वालिदैन कहते थे ये वक्त का ज़िया है, तो क्या आपको लगता है कि वक्त का ज़िया है? मुनीबा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे इंटरनेट फैसिलिटीज बढ़ती गई हैं तब से नेचर ऑफ गेम्स भी चेंज हुई हैं। ठीक है। पहले जो हम अपने बचपन में गेम्स खेलते थे ना वो एंटरटेनमेंट गेम्स होती थी, जैसे मारियो है या इस किस्म की। ठीक है। अब जो है वो थोड़ी एग्रेशन बेस्ड गेम्स भी होती हैं, जिसको आप एडवेंचर गेम्स भी कह सकते हैं और जिनको आप जो है वो ऐसी गेम्स हैं जिसमें फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा नजर आती है, वायलेंस बहुत ज्यादा नजर आता है, उसमें वर्चुअल वर्ल्ड्स ऐड कर दी गई हैं, उसमें ग्राफिक्स ऐड कर दी गई हैं। तो अब 10, 15, 20 साल के वक्फे से अगर आप देखें तो पहले की गेम्स में और अब की गेम्स में बहुत डिफरेंस है। अभी भी लोग ऐसी गेम्स खेलना पसंद करते हैं जिसमें रोल प्लेइंग भी है, जिसमें आप किसी और का रोल जो है अडॉप्ट करके गेम खेलते हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर आप यही देखोगे कि लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा है और बच्चे इसकी तरफ अट्रैक्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे अभी आप पबजी की बात कर रही थी, उसमें भी वायलेंस है, उसमें भी वेपन्स हैं, उसमें भी लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं और इस चीज के ऊपर फोकस करें कि कौन जीतता है। हाँ। तो बेसिकली ये वर्चुअल वर्ल्ड ऐड कर दी गई है, जो ग्राफिक्स ऐड कर दी गए हैं, इसकी वजह से लोगों की साइकी जो है उस पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आया एंड ब्रॉडली स्पीकिंग नेगेटिव इफेक्ट आया। वायलेंस के साथ साथ जो एक बहुत और इम्पॉर्टेंट चीज नजर आ रही है वो साइबर बुलिंग भी होती है। आप जब गेम खेलने बैठते हैं ना तो बच्चे जो है वो मेंटली भी उसमें इंटैक्ट होते हैं, और जब मल्टीपल लोग एक गेम खेल रहे होते हैं जिसमें आप नेशनल लेवल पे भी खेल रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी बच्चे जो उसका पार्ट बने हुए हैं, तो वहाँ पे बुलिंग बहुत ज्यादा नजर आ रही है। वहाँ पे लोग जो है वो गलत अल्फाज यूज कर रहे होते हैं, गाली गलोच यूज कर रहे होते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं। तो ये वो सब चीजें हैं जो अल्टीमेटली किसी भी गेमर की साइकी के ऊपर एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालती हैं। तो इनके क्या फवाइद क्या हैं, क्या समझती हैं आप? अगर वीडियो गेम्स खेल रहे हैं बच्चे तो उनके कोई फायदे भी हैं? अर्ली जो एज के बच्चे होते हैं ना, जो एडोलेसेंट एज के हैं, उनके लिए तो बहुत मुफीद है, क्योंकि उनका ब्रेन जो है वो एक डेवलपमेंट की फेज से गुजारा होता है। जब उनको ऐसी चीज़ों का एक्सपोजर मिल रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वायलेंस एंड एग्रेशन,
तो उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, उनके ब्रेन को मजीद डेवलप करने का और अपनी मजीद जो एक्सपर्टीज है उसको यूज करने का मौका मिलता है। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है इसका, वो सोशल आइसोलेशन का ऑपोजिट है। बच्चा जो है वो शायद फिजिकल वर्ल्ड में तो बहुत ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन इंटरनेट वर्ल्ड पे बहुत सारे लोगों से बातचीत भी कर रहा है और कम्युनिकेशन भी चल रही है, तो उसकी वजह से भी उसकी जो पर्सनालिटी है उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट आता है। वो बहुत सी चीजें दूसरे बच्चों से सीखते भी हैं, जिसमें अच्छी चीजें भी शामिल हैं। इसके अलावा जैसे अभी आप बात कर रही थी कि इससे अब ऐसे जॉब के मौके भी मिल रहे हैं जिसमें आप पैसा कमा सकते हैं, दैट्स ट्रू। ई स्पोर्ट लेकर आ रही है हमारी हुकूमत। जी बिल्कुल, इसको एक खेल का दर्जा दिया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इस चीज में, ताकि घर बैठे हुए बच्चे जो हैं या कोई भी इस चीज से पैसा कमा सकते हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। दैट इज अ गुड इनिशिएटिव और इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि जहाँ पे एक चीज का मुतादिल इस्तेमाल जो है उससे एक चीज लेवल आगे चला जाए तो वो नुकसानदेह हो सकती है। तो अगर हम देखे जाए पबजी बहुत ज़्यादा बच्चों में, नौजवान नस्ल में बहुत ज़्यादा मकबूल हुई, और पिछले दिनों अगर बात की जाए तो 2 महीने पहले ही 2 बच्चों ने खुदकुशी की कि उनके वालिद उनको डांट रहे थे कि तुम पबजी मत खेलो। मतलब इस एक्सट्रीम तक किस तरह बच्चे पहुंच जाते हैं? जैसे मैंने आपको बताया ना मुनीबा, इसमें ऐसे ग्राफिक्स डाले जाते हैं जो आपको अच्छे लग रहे होते हैं, जो वर्चुअल वर्ल्ड्स जो ऐड की जाती हैं, जो सिचुएशंस डाली जाती हैं, जो सिनेरियोज डाले जाते हैं, वो हमें साइकोलॉजिकली अट्रैक्ट करते हैं और हम अपने फारिग टाइम में उसकी तरफ ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। हम कहते हैं कि 24 घंटे खेलते रहते हैं, जब तक या तो फोन की बैटरी कम ना हो जाए या तो उनका बैलेंस खत्म ना हो जाए। मतलब इस तरह कितनी देर आप? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ मुनीबा, जब आप छोटी थी या मैं छोटी थी तो हम किस पे बैठ के गेम्स खेलते थे? हम कंप्यूटर पे खेलते थे। अब बच्चे जो है वो किसका इस्तेमाल करते हैं? फोन का, मोबाइल का। लेकिन टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जाती है ना, वो फायदे तो बहुत देती है लेकिन नुकसान भी देती है। अब कंप्यूटर पे आप 1 घंटा या 2 घंटा बैठ सकते हैं, मोबाइल पे आप 6-6 घंटे भी बैठ सकते हैं। तो इस वजह से वो इजीनेस जो है उसकी वजह से आपकी वो जो टाइम कंजम्पशन की पावर है वो ज्यादा इसकी तरफ चली जाती है। अब जब एक बच्चा 5-6 घंटे बैठ के एक ऐसी गेम खेल रहा है जिसके अंदर वायलेंस है, जिसमें उसको ये देखना है कि उसने अपने एनिमीज को कैसे मारना है, तो ऑब्वियसली वो उसकी पर्सनालिटी पे वो इम्पैक्ट तो डालेगी। और जब पर्सनालिटी में एग्रेशन डेवलप हो जाएगा तो एग्रेशन के साथ साथ एंगर डेवलपमेंट भी हो जाती है, जिसको गुस्सा कहते हैं। और गुस्से का जब आउटलेट नहीं मिलता तो अल्टीमेटली नुकसान अपने आप को पहुंचाना शुरू कर देते हैं बच्चे, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग टू डू। सो इस वजह से आप ये देखते हो कि लास्ट एक साल में हमने भी कुछ रिसर्चेस इस चीज़ के ऊपर की हैं। हमारी जो यूनिवर्सिटी की फैकल्टी है उन्होंने भी रिसर्च किया एंड इट वाज सीन कि बच्चों में सुसाइडल आइडिएशन बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। अपनी जान लेने का जो गेम्स की वजह से एडिक्शन डेवलप हो गई, गेमिंग एडिक्शन इसको कहते हैं, वो डेवलप हो गई। और उसकी वजह से बच्चे जो हैं वो अच्छी चीज़ें भी सीखे लेकिन वो अपने घर से, अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से दूर भी हो गए। लास्ट ईयर जो है वो ऑब्वियसली एक आइसोलेशन का ईयर गुजरा है, अभी भी हालात जो है वो उस हद तक बेहतर नहीं हुए, लेकिन फिर भी उस आइसोलेशन पीरियड में मैक्सिमम जो टाइम कंज्यूम करने की एंटरटेनमेंट के लिए जो लोगों ने अपने वे आउट निकाला वो गेमिंग थी। बिल्कुल ऐसे ही है। और बिस्मा, मैंने ये भी देखा है कि इन गेमिंग की वजह से एक तो एंगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पेशेंस लेवल कम हो जाता है बच्चों के, नौजवानों के खास तौर पर अंदर। और आजकल जैसे सड़कों पर वो बंदूकें लेकर निकल आते हैं, हवाई फायरिंग कर देते हैं, मतलब बात पे आप बंदूक निकाल देते हो, आपका टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, आप में पेशेंस लेवल। तो उनके लिए क्या करना चाहिए? मतलब हम एज ए सोसाइटी हमारा क्या रोल है? सबसे पहली बात तो ये कि एक इंसान जो है वो गुस्से में आपे से बाहर तब होता है जब उसको प्रॉपर आउटलेट नहीं मिल रहा होता। ओके, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, आप यंग बॉयज में देखते थे या आप जो बच्चे हैं उनमें देखते थे कि वो गेम्स घर से बाहर जाके खेलते हैं, वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वो आपस में मतलब ऐसी चीज कर रहे हैं जिसमें आउटडोर गेम्स हैं। अब ये सारा कुछ हो गया है वो इंडोर हो गया। आप मतलब बच्चे के साथ बैठ के ना वो चीज़ नहीं अपना टाइम उस तरीके से गुजार पा रहे, जिसकी वजह से आपकी जो इनर एग्रेशन है वो किसी तरीके से हेल्दी वे में निकल सके, नॉट इन एन अनहेल्दी वे। सो बेसिकली ऐसे जो सिनारियोज हैं या ऐसी एनवायरनमेंट है वो बच्चों को देनी चाहिए या इवन बड़ों को भी, जिसमें उनका एग्रेशन हेल्दी वे में अच्छे तरीके से, सेहतमंदाना तरीके से निकले। उसकी सबसे बड़ी चीज़ होती है ओपननेस ऑफ कम्युनिकेशन।
आप जो चीज अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, अगर आपको मौका मिलता है किसी के साथ उसको शेयर करने का, तो आपका कैथारसिस हो जाता है। और जब कैथारसिस होता है तो अंदर से बहुत सी जो जम्ड अप फीलिंग हुई होती है वो बाहर निकल जाती है। सो बेसिकली हमारी आपस में कम्युनिकेशन नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे हम ही है। ज्यादा मतलब से ज्यादा अगर बच्चा रो रहा होता है तो माएँ उनको फोन पकड़ा देती है, अच्छा जाओ बैठ के देख लो जो भी देखना है। एग्जैक्टली ये कितना बुरा रवैया है मेरे तो ख्याल हम से। इसमें बच्चों को कसूरवार कम और अपने मेरा ख्याल है पेरेंट्स को ज्यादा पेरेंट्स भी समझते उतने हैं। ही कसूरवार हैं उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, उनके Definitely. एंगर को डेवलप करने के लिए। बिस्मा एजाज हमारे साथ मौजूद थी, माहिर नफ्सियात थी, और हमें बता रही थी कि वीडियो गेम्स एक बच्चे पे कितनी मुफीद असर कर सकती हैं और कितना उसकी पर्सनालिटी को बिगाड़ भी सकती हैं। जनाब बहुत सी और बातें करनी है, बहुत से अहम इश्यूज पर बातें करनी है, लेकिन इस छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। और अब हमने जो बात करनी है वो बात करनी है शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से। तो शोबिज़ इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिक अहलिया और बरतानवी फिल्मसाज जमाइमा गोल्डस्मिथ एक रोमानवी कॉमेडी फिल्म बना रही है, जो लिखी भी उन्होंने खुद ही है। और जमाइमा माजी में भी दस्तावेजी फिल्मों समेत टीवी सीरीज और चंद फिल्में भी प्रोड्यूस कर चुकी हैं। फिल्म की कहानी की अगर बात की जाए तो बरतानवी और जनूबी एशियाई जोड़े की मोहब्बत और शादी के गिर्द घूमती है, और फिल्म में कहानी को मज़ाहिया अंदाज में पेश किया जाएगा। इस फिल्म की खास बात यह है कि पाकिस्तान की नामवर अदाकारा सज्जल अली भी इस फिल्म की कास्ट का हिस्सा हैं, और इन दिनों इस फिल्म की शूटिंग में मसरूफ हैं वो। और फिल्म की हिदायत भारतीय फिल्मसाज शेखर कपूर करेंगे। सज्जल अली के हवाले से अगर बात की जाए तो वो पाकिस्तान के मुतअद्दिद ड्रामों में अदाकारी कर चुकी हैं, जिनमें नन्ही, यकीन का सफर, गुलेराना, चुप रहो काबिले जिक्र हैं। ऑब्वियसली आप लोगों ने नन्ही भी देखा होगा, जिनसे उन्होंने एक मकबूलियत का सफर उनको मिला था, और उन्होंने बड़े ही नाम अपना इस जो ड्रामे के बाद कमाया। और उन्होंने फीचर फिल्म्स की अगर बात की जाए तो वो भी उन्होंने की है। जिंदगी कितनी हसीन है में अदाकारी की थी उनके, जबकि 2017 में अगर बात की जाए तो फिल्म मॉम से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जो 2017 में रिलीज हुई थी। अब आगे हमने बढ़ना है और आज आपको जिस तारीखी मकाम की सैर करवानी है। आपको पता है कि लाहौर एक तारीखी शहर है और इसमें सैकड़ों तारीखी मकामात भी पाए जाते हैं, और हम आपको इन तारीखी मकामात की रोज सैर करवाते हैं। और तारीख लिखने वाले लिखते हैं कि शहनशाह अकबर ने इस शहर के गिर्द 30 फीट ऊंची फसील बनवाई थी, और 1812 में महाराजा रंजीत सिंह ने इस फसील की मुरम्मत करवाई और ऊंचाई 15 फीट करवा दी। और जब अंग्रेजों ने लाहौर पर कब्जा किया तो इस फसील को गिराकर एक मुख्तसर दीवार पुख्ता करवा दी थी। इस तारीखी शहर के 12 दरवाजे हैं, और इनमें एक अहम और खूबसूरत दरवाजा दिल्ली दरवाजा कहलाता है। चलिए आपको इस तारीखी दरवाजे की सैर करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल कैसर, जो हमें दिल्ली दरवाजे की सैर करवाएंगे और इसकी तारीखी के हवाले से भी बताएंगे। तो सुहेल, ओवर टू यू। अच्छा जी, हम अपने नाजरीन को लाहौर के बारे में, लाहौर के मुख्तलिफ जो तारीखी मुकामात हैं उनके बारे में बताते रहते हैं, और इसी तनाजुर में आज हम लाहौर की एक बहुत ही शानदार जगह जो दिल्ली दरवाज़ा कहलाती है उसके बिल्कुल सामने खड़े हैं। यहाँ तक रसाई थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि अंदरूनी शहर है, तो इसलिए ट्रैफिक का काफ़ी इज़्दिहाम होता है, यहाँ पर पहुँचना कदरे मुश्किल होता है। लेकिन जब हम यहाँ पहुँच जाते हैं और अगर हमें थोड़ा इस जगह की हिस्ट्री भी मालूम हो तो फिर यूँ महसूस होता है कि जैसे हम खुद ही तारीख़ के धारे में बह रहे हों। दिल्ली दरवाजे के बाहर मैं मौजूद हूँ, और इस दरवाजे के अंदर जो रास्ता जाता है उसको शाही गुजरगाह भी कहा जाता है। मतलब ये कि ये बादशाहों की आमद और रफ्त का ये सबसे जो मसरूफ़ रास्ता होता था वो ये होता था। और दिल्ली दरवाजे को दारा शिकोह का दरवाज़ा भी कहा जाता है, शाहजहाँ का बहुत ही लाडला बेटा, कि जब वो बहसीत इस जगह के गवर्नर के यहाँ पर मुकीम था तो यहाँ से हर रोज़ वो हज़रत मियाँ मीर के दरबार में हाज़िरी देने के लिए जाया जाता था। तो इसी तनाजुर में दिल्ली दरवाज़े को दारुश्शिकोह का दरवाज़ा भी कहा जाता है। और दिल्ली दरवाज़ा इसका नाम इसलिए पड़ा कि इसका रुख बिल्कुल दिल्ली की तरफ है, कि मतलब मेरा जो फ्रंट है इस वक्त
भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली की साइड पर है। तो थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं आपको और भी बताते हैं कि इस जगह पर और इस दरवाजे की साख्त क्या है, किसने इसको बनाया और अब इसकी हालत क्या है। अच्छा जी, बाहर से खरामा चलते हुए हम अब दरवाजे के अंदर पहुंच चुके हैं और जब हम इस दरवाजे को क्रॉस करेंगे तो वो जो सामने रास्ता दिखाई दे रहा है यही शाही गुजरगाह कहलाती है कि जब भी दिल्ली से हुक्मरान आते थे तो इसी रास्ते से शहर के अंदर दाखिल होते थे और फिर इसी रास्ते से दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते थे। थोड़ा सा मैं इसकी जो तर्ज तामीर है उसके बारे में आपको बता दूँ। वही रवायती ईंट इसकी तामीर में इस्तेमाल की गई है, सुर्ख छोटी ईंट जो उस दौर में मुरव्वज थी। और बाज़ जगहों पर ये जो ईंट लगी हुई है कुछ नई दिखाई देती है। अगर थोड़ा सा इसको ऊपर आपको दिखाएं तो ये पुरानी ईंटें हैं जो बिल्कुल उस दौर में लगाई गई थी जब ये तामीर किया गया था अकबर के दौर में। फिर बाद में जब अंग्रेज़ों के दौर में इसकी मरम्मत हुई तो फिर ये ईंटें जो हैं, नीचे जो ईंटें लगी हुई दिखाई दे रही हैं, ये नई ईंटें हैं। ये सूरत हाल है जी दिल्ली दरवाजे की और इसको ये कोतवाल शहर की रहायशगाह के तौर पर भी इस्तेमाल होता रहा। और इसके अलावा यहाँ पर लाहौर की जो पहली अदालत कायम हुई वो भी दिल्ली दरवाजे के ऊपर कायम हुई थी। और इन दिनों दिल्ली दरवाजे के बिल्कुल साथ एक स्कूल है और जो तमाम ये कमरे यहाँ पर बनाए गए थे अब उनको स्कूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करते हैं। ये बहुत मुख्तसर सा अहवाल दिल्ली दरवाजे का, और उसके बाद हम वक्तन फ़वक्तन अपने नाजरीन को बताते रहेंगे कि इस शाही गुजरगाह पर आगे चलकर और कौन कौन से तारीख़ी मुकामात वाक़ हैं। जी तो जनाब, देखा आपने कि ये दरवाज़ा कितनी अहमियत का हामिल है और दरवाजे के अंदर मुतअद्दिद तारीखी इमारात, पुरानी गलियां और लंडा बाजार भी मौजूद हैं। यहाँ मौजूद पुरानी हवेलियां देखने वालों को हैरान कर देती हैं। सुहेल कैसर हमें वहाँ ले गए थे, हम यहाँ बैठकर उसकी सैर कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सुहेल कैसर आपका। और जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आया होगा और आपने प्लान बना लिया होगा कि इस वीकेंड पे आपने जाके दिल्ली दरवाजे को देखना है। और मैं भी ज़रूर ये प्लान करूंगी कि मैं भी जाके देखूं और अपनी जो लाहौर की तारीखी इमारत है उनको पहचान सकूं, उनको करीब से जाके देख सकूं। अब हमने रुक करना है मार्केट का जनाब, कि मार्केट में क्या सूरत हाल है, महंगाई कहां तक पहुंची है, कुछ कीमतें कम हुई हैं या नहीं हुई। अब्दुल कादिर मदनी हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें बताएंगे मार्केट का अहवाल। अब्दुल कादिर मदनी, बताइएगा, लाल टमाटर कम हुए कि नहीं हुए? नहीं, लाल टमाटर की कीमतें तो आज बढ़ गई हैं। 5 रुपए फी किलो जो है वो आज के सरकारी नरकनामों में कीमत बढ़ा दी गई है। और टमाटर गुज़िश्ता रोज जो 65 रुपए फी किलो थे आज 5 रुपए इजाफे के बाद जो है 70 रुपए फी किलो तक मुकर्रर किए गए। लेकिन ओपन मार्केट में जो दर्जा अव्वल का मियारी टमाटर है वो 70 के बरक्स 90 से 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में भी आज जो है वो इजाफा कर दिया गया है। पोल्ट्री मसनूआत में ब्रायलर गोश्त की कीमत जो है वो 4 रुपए फी किलो तक बढ़ा दी गई है। 215 रुपए किलो से कीमत बढ़ाकर 219 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। जबकि अंडे जो हैं उसकी कीमत में भी आज इजाफा किया गया। 151 रुपए फी दर्जन से कीमत बढ़ाकर 152 रुपए फी दर्जन की गई है। 1 रुपए का इजाफा किया गया। लेकिन गुज़िश्ता 4 रोज से अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है और 4 दिनों में जो अंडों की कीमतों में इजाफे का रिकॉर्ड किया गया वो 6 रुपए फी दर्जन तक अंडे जो हैं वो महंगे हो चुके हैं। दीगर सब्जियों की बात की जाए तो मजमूई तौर पर 5 सब्जियों की कीमतों में आज सरकारी नरकनामों में इजाफा किया गया, जिसमें प्याज जो है वो 1 रुपए महंगा कर 35 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर की गई है। लेकिन ओपन मार्केट में प्याज जो है वो 50 से 60 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दीगर मौसमी सब्जियों में बैंगन जो है वो 2 रुपए महंगा किया गया, 52 रुपए फी किलो कीमत सरकारी नरकनामों में मुकर्रर की गई है। लेकिन दर्जा अव्वल का बैंगन जो है वो शहरियों को 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह मेथी की कीमत में भी आज इजाफा किया गया, 2 रुपए फी किलो कीमत बढ़ाई गई है, 42 रुपए कीमत मुकर्रर की गई है। लेकिन ओपन मार्केट में मेथी जो है वो 60 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च की कीमत में भी आज ये तो आप हमें बता रहे हैं कि कीमतें बढ़ी हैं। मुझे ये बताइएगा कि लोग आ रहे हैं वहां पे खरीदारी करने, उनकी जानिब से क्या कहना है, क्या शिकवे हैं, क्या उनको उन्हीं रेट पर मिल रही है जो सरकार ने जो रेट फिक्स किए हैं? नहीं, जो सरकार ने जो रेट फिक्स किए हैं सरकारी नरकनामे रोजाना की बुनियाद पर जो जारी किए जाते हैं उस पर तो अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा है। ना चीनी की कीमतों में अमल दरामद हो रहा है, ना सब्जियों की कीमतों में जो है वो अमल दरामद देखने को मिल रहा है और ना ही
दालें जो हैं उनकी कीमतों में इजाफा जो है वो अमल दरामद हो रहा है। और जो शहरी हैं उनका यही गिला है कि जो सरकारी नरखनामे जारी किए जाते हैं, दर्जा अव्वल या म्यारी अशिया ज़रूरिया जो हैं उन्हीं कीमतों पर फ़रोग करना भी सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन जो सब्जियां हैं वो दुगने दामों तक फ़रोग की जाती हैं। अगर चीनी की कीमत की आज बात की जाए तो चीनी की जो कीमत है वो 100 रुपए फ़ी किलो तक परचून मार्केट में शहरियों से वसूल की जा रही है, जबकि होलसेल मार्केट में चीनी बदस्तूर 89 से 90 रुपए फ़ी किलो तक। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी आपका। आप हमें मार्केट का अहवाल बता रहे थे कि कौन कौन सी सब्जियां बढ़ गई हैं और ब्रॉयलर की कीमत भी बढ़ गई है जनाब। आपने उसी हिसाब से ग्रॉसरी करने जानी है जो अब्दुल कादिर हमें बता रहे थे कि क्या क्या चीज बढ़ गई है, पैसे भी उतने ही लेके जाइएगा। मजीद और भी बातें करनी है, आपने कहीं नहीं जाना। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे उम्मीद करती हूँ। और जनाब अब हमने बात करनी है ऑर्गेनिक फूड्स के हवाले से कि ऑर्गेनिक फूड्स होते क्या हैं और उनकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। तो जनाब आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं हमारे साथ ही मौजूद हैं, नजम मजारी हैं, ऑर्गेनिक एक्सपर्ट हैं, और सना कमर है, माहिर ग़िज़ायात हमारे साथ। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप दोनों? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं जनाब नजम से। नजम, मुझे आप ये बताइए कि हम ऑर्गेनिक फूड के हवाले से तो सुनते रहते हैं कि ऑर्गेनिक फूड क्या है। सबसे पहले हमारे देखने वालों को आसान लफ्जों में बताइए कि ऑर्गेनिक फूड है क्या। जो हम कहते हैं कि खालिस खुराक है, क्या उसको ऑर्गेनिक फूड कह सकते हैं? जी, ऑर्गेनिक तो देखें, ऑर्गेनिक का जो मतलब होता है, जो ऑर्गेनिक फूड या उसमें स्किन केयर प्रोडक्ट्स हों या फूड हो, वो उन प्रोडक्ट्स को कहते हैं कि जिनमें जब वो प्रोडक्शन के दौरान जब वो यानी कि फार्मर के पास होते हैं उसमें कोई खाद ना इस्तेमाल की जाए और कोई भी केमिकल स्प्रे अगर ना किया जाए, यानी कि जो बिल्कुल नेचुरल जिस तरह कुदरत उसे बनाती है आप उस तरह बनाएं। कोई ऐसे केमिकल्स, कोई ऐसे मिनरल्स उसमें चीज़ें ऐड की जाती हैं जिसकी वजह से ये होता है कि वो जो उसकी पैदावार है ज़्यादा हो जाती है, यानी कि आप फोर्सली उसकी पैदावार को ज़्यादा करना चाह रहे हैं। जैसे कि भैंस होती है, उसकी दूध ज़्यादा करने के लिए उसे इंजेक्शन लगाते हैं ताकि दूध ज़्यादा दे। तो अब वो जो दूध मिल्क होता है वो ऑर्गेनिक नहीं होता। आप नेचुरल जो वो भैंस देना चाह रही है आप उतना ही उसका मिल्क लें। तो सेम ऐसी है कि फार्मर अगर सिंपली उसे बगैर किसी केमिकल खाद के, बगैर किसी स्प्रे के प्रोड्यूस करे तो वो एक ऑर्गेनिक जो होती है वो क्रॉप होती है। वो ऑर्गेनिक क्रॉप बाद में वही ऑर्गेनिक फूड बनती है और उसी से बाद में ही ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनते हैं। सना, आप क्या कहेंगी? आप इत्तेफाक करती हैं इस चीज़ से? बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करती हूँ। ऑर्गेनिक फूड जितना भी होता है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है, बीइंग अ डाइटिशियन जो मैं बात करूँगी, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो आम फूड जो हमारी खाद जैसे इन्होंने बताया कि उससे बनी हुई होती है उससे बहुत ज़्यादा होती है और रिकमेंड भी की जाती है। मोस्टली हम लोग यही कहते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक फूड और खालिस फूड वो एक ही हो सकता है? खालिस फूड और ऑर्गेनिक फूड एक ही फूड को कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये एक कह सकते हैं ना खालिस फूड। इसमें आप इसमें कह सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक मिल्क है, जैसे कि अगर आपने भैंस को इंजेक्शन लगा दिया और उसके बाद ऑर्गेनिक मिल्क तो नहीं हुआ, लेकिन अगर उसमें कोई मिलावट नहीं की गई तो वो खालिस तो हो सकता है। कुछ सिनेरियो में हो सकता है सेम, कुछ सिनेरियो में नहीं हो सकता। तो आपको क्या लगता है अगर ऑर्गेनिक फूड इतना जरूरी है हमारे लिए तो हमारा हर खाना क्यों ऑर्गेनिक नहीं है? क्या वजूहात है इसकी? जी, ये बहुत एक अच्छा सवाल है कि क्यों नहीं। इसकी देखें जी, जो ऑर्गेनिक फूड होते हैं इनकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है, यानी कि दूसरे जैसे सेम थी कि एक अगर क्रॉप है, अगर 1 एकड़ पे वो उसे 10 मन निकाल रहे हैं, ऑर्गेनिक में वो 5 मन निकालती है, तो वो फार्मर ने तो उसी रेट पे ही बेचना है ना। तो जिसकी वजह से एक तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है और दूसरे अगर स्किन केयर की तरफ चले जाएं, अब स्किन केयर में जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं और दूसरे जो कमर्शियल केमिकल्स प्रोडक्ट्स होते हैं, जो केमिकल कमर्शियल प्रोडक्ट्स होते हैं, मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। यानी कोई भी फॉर एग्जाम्पल जस्ट कि अगर कोई एक्ने का कोई आपको इशू है, कोई भी आप मेडिकेटेड प्रोडक्ट यूज करें तो इंस्टेंट रिजल्ट आ जाता है। लेकिन उसी के मुतबादिल अगर आप एलोवेरा ऑर्गेनिक में एलोवेरा जेल आपको यूज करना पड़ेगा, अब उसका रिजल्ट आते हुए थोड़ा टाइम लगता है। तो लोगों में क्योंकि इतना सब्र है नहीं तो वो इसलिए ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं, वो कहते हैं जी इसमें तो इतना टाइम लगेगा। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि वो जो मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स है उसके साइड इफेक्ट का फिर केमिकल्स हैं उसका फिर साइड इफेक्ट है। तो अगर आप नेचुरल स्किन में अगर एलोवेरा यूज करें, आई नो उसका रिजल्ट आपको हफ्ते 10 दिन के बाद नजर आएगा, लेकिन कम से कम को उसका साइड इफेक्ट तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। सर ना आप बताइए कितना हमारे सेहत के लिए या हमारे जिस्म के लिए कितना जरूरी है ऑर्गेनिक फूड खाना? फूड इज़ ऑल अबाउट न्यूट्रिएंट्स। तो ऑर्गेनिक फूड के अंदर जितने भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स होंगे वो हमें ज़्यादा मिलेंगे कंपैरेटिवली जो दूसरी फूड होती है, इसलिए ऑर्गेनिक फूड को रिकमेंड किया जाता है। लेकिन जैसे इन्होंने भी बात की कि एक्सपेंसिव होती है ऑर्गेनिक फूड,
तो लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी भी थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो अब रुझान बढ़ रहा, लोगों को इस चीज़ का पता चल रहा है कि ऑर्गेनिक फूड खाना बेहतर है और लोग उसको लेना भी मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज्यादा होते हैं, ज्यादा मिकदार में। न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी जो है वो आम फूड के निस्बत ज्यादा होती है तो और हम अच्छी क्या होती है। क्या क्या खा सकते हैं इस अगर ऑर्गेनिक फूड की बात की जाए तो? ऑर्गेनिक फूड में जो बैलेंस डाइट होती है वही हम लोग तो रिकमेंड करेंगे। उसमें आप जैसे कीनो चूज कर रहे हैं तो उसमें ऑर्गेनिक वाला और होगा, और जो हमारा नेचुरली वे में खादें डाल के उसको उगाया गया होगा वो और होगा। इसी तरह से जैसे इन्होंने दूध की बात की तो उसमें भी हमारा जो उसमें इंजेक्शन लगा के उसकी मिल्क की प्रोडक्शन की होगी, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगते हैं आपको भी पता है, तो उससे जो प्रोडक्शन की होगी और जो दूसरा ऑर्गेनिक मिल्क होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा ऑप्शन हमारे। उसमें कैल्शियम की जो अमाउंट है वो ज़्यादा प्रेजेंट होगी। तो इसी तरह से और बहुत सारी फूड की एग्जांपल्स हैं। जैसे इन्होंने कहा कि अब मुख्तलिफ आप कह लें सब्जियों की अगर बात कर ली जाए, जैसे आपने दूध की बात की है, हम सब्जियों को कैसे पता चल सकता है हमें कि ये ऑर्गेनिक है, इसमें कोई खाद दूसरी वाली मिलाकर नहीं इसको पैदा किया या इसको उगाया गया? इसकी अमूमन जो पहचान ये होती है कि एक जो केमिकल जो या दूसरे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जो साइज होता है, उनका जो कलर होता है बहुत ब्राइट होता है और उनका साइज भी बड़ा होता है। यानी कि एक आप नॉर्मल सेब ले लें जिसमें खाद वगैरह यूज की, उसका साइज बड़ा होगा, और जो ऑर्गेनिक जो सेब होगा उसका साइज जरा छोटा होगा, और उसमें टेस्ट में भी उससे अच्छा होगा। ऑर्गेनिक का हमेशा टेस्ट अच्छा होता है। अगर आप कोई मार्केट से कोई भी फ्रूट ले रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा आप लग रहा है कि इसमें टेस्ट नहीं है, तो समझ जाए इसको जो है ना वो सिर्फ उसका वेट बढ़ गया है, उसमें जो टेस्ट है वो कम हो गया, उसका अरोमा भी कम होता है, उसमें खुशबू भी कम होती है। ऑर्गेनिक जो भी प्लांट होगा या जो भी आपको फ्रूट नजर आएगा उसका साइज अमूमन छोटा होगा। सना, आप माहिर ग़िज़ायात है, मुझे बताइए ऑर्गेनिक फूड अमूमन कैलोरीज उनमें कितनी होती है, और ये क्या डाइट कॉन्शियस जो लोग हैं जो डाइट करते हैं वो भी उनके लिए भी मुफीद है, वो खा सकते हैं? डाइट कॉन्शियस लोगों की बात की जाए तो वो तो लेते ही लेते हैं, उनकी तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ऑर्गेनिक फूड खाना। उनका नॉलेज इतना होता है फूड के बारे में कि उन्हें पता होता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, और कुछ वो हम लोगों की रिकमेंडेशंस पे भी चल रहे होते हैं ना। और इसके अलावा अगर बात की जाए ऑर्गेनिक फूड की, तो ऑर्गेनिक फूड की कैलोरीज की जैसे आपने बात की, तो कैलोरी तो उसमें जो कैलोरी और न्यूट्रिएंट्स हैं ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है। कैलोरी हमें एक अगर बर्गर खाएंगे तो उससे भी हमें कैलोरी मिलेगी और जो न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे उसके अंदर, और जो हमारी नेचुरल फूड होगी उसके अंदर से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो कैलोरी और न्यूट्रिएंट्स का ये जो डिफरेंस है इसको पता होना चाहिए कि हमने खालिस खुराक खा के उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स लेने। तो फास्ट फूड और बर्गर्स और ये सब कुछ खाने का रवाज पड़ गया है, मतलब इसके बगैर मेरे ख्याल से लोग कहते हैं हमारी जिंदगी अधूरी है। तो लोगों को कैसे बताएं कि भाई ऑर्गेनिक फूड खाओ, अच्छी खुराक खाओ, जब तक हमारे सेहत के लिए कितना जरूरी है? जब तक लोगों को एक उनके सामने एक चीज पड़ी हुई है, बर्गर भी पड़ा हुआ है और दूसरा कोई नेचुरल डिश भी पड़ी हुई है, तो उनमें से जब तक उनको काउंसलिंग के थ्रू ये पता नहीं चलेगा कि ये कितनी ज़रूरी है, इसके अंदर से आपकी स्किन में विटामिन सी मिल रहा है, इसके अंदर कैल्शियम है, इस फूड के अंदर से हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल रहे हैं, जब तक उनको नहीं पता होगा तो वो फिर उसके लिए वो भी उतना ही पेट भरने के काम कर रहा है और दूसरी डिश भी उसके लिए पेट भरने का काम कर रही है। बस पेट ही भरना है ना, चाहे वो खा लो या वो खा लो, लेकिन प्रेफर वो ये करेंगे अगर मेरे सामने भी पड़ा होगा तो मैं भी तो डाइटिशियन का यही काम है कि उनको बताया जाए। बिल्कुल। नजम, आप बताइए, आप ऑर्गेनिक आप अपनी कंपनी भी चला रहे हैं मेरे ख्याल से, तो क्या हम लोग खुद भी घर में उगा सकते हैं ऑर्गेनिक फूड्स? जी बिल्कुल, घर में भी आप खुद उगा सकते हैं। आपने बस ये कोई केमिकल स्प्रे और कोई जो खाद वगैरह इस टाइप के वो इस्तेमाल नहीं करते। तो एलोवेरा जिसे मैंने कहा कि लोग काफ़ी उगा रहे हैं, मोरिंगा लोग घरों में काफ़ी ज़्यादा उसे उगा रहे हैं, और भी जैसे गुलाब वगैरह भी, क्योंकि वो भी ऑर्गेनिक मेथड बाद में उसमें स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनते हैं या फूड में भी उसे आप यूज़ करते हैं। तो लोग घरों में भी ये जो होम गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट आया हुआ है तो लोग उसमें भी कर रहे हैं, बिल्कुल आसान है, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी मिल जाती हैं। और हमारा जो ब्रांड की आपने बात की, हमारे पास जो चिल्तन प्योर हमारा ब्रांड है उसमें काफ़ी हमारे पास स्किन में बहुत बड़ी रेंज है। ऑयल्स हैं हमारे पास, एसेंशियल ऑयल्स जिसको एरोमेटिक ऑयल्स, अरोमा थेरेपी कहते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी रेंज है हमारे पास। इसमें फूड में हमारे पास है एलोवेरा जूस है और इस टाइप की मल्टीपल चीज़ें जो कि ऑर्गेनिक है। तो क्या ऐसी खाद आराम से मिल जाती है अगर हम घर में करें जो केमिकल फ्री होती है? देखिए, खाद वो घर में आप खुद बनानी होती है। अच्छा। नीम के पत्तों से और दूसरे पत्तों से आपको खुद एक जो खाद है वो खुद ऐसे खुद बनानी होती है। और जहाँ तक बात है उसके स्प्रे का, तो स्प्रे भी आप जरूर करें, केमिकल स्प्रे ना करें। नेचुरल जो मोरिंगा होता है, इसका मोरिंगा और जो नीम है इसका जो है ना ब्लेंड बना के जूस बना के और उसमें पानी ऐड करके तो उसका स्प्रे किया जाता है। तो आप स्प्रे भी करें, आप खाद भी इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कह रहा कि स्प्रे और खाद ना इस्तेमाल करें, लेकिन नेचुरल खाद और नेचुरल स्प्रे यूज करें तो फिर वो ऑर्गेनिक कंसिडर होगा। यानी केमिकल आपने कहीं पे भी उसे यूज नहीं करना। अच्छा, उसके बाद भी फिर ये नहीं कि सिर्फ क्रॉप तक की हाथ तक बात नहीं है, उसके बाद भी एक बड़ी प्रोसेसिंग उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। उसके बाद भी कोई केमिकल कोई प्रोसीजर ना अप्लाई किया जाए उसके ऊपर।
जैसे कि हल्दी है, अब हल्दी उगती तो ऑर्गेनिक है, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर मिट्टी होती है तो उस मिट्टी को, उस डस्ट को रिमूव करने के लिए उसके ऊपर एक केमिकल फेंका जाता है जो कि उसकी स्किन भी उतार देती है, उसको मिट्टी भी उतारती है। तो वो प्रोसीजर भी ना किया जाए, यानी कि उसके बाद भी आफ्टर दैट भी कोई केमिकल, कोई प्रोसीजर कोई आपने अप्लाई नहीं करना उसके ऊपर। तो अगर वो फार्म से लेके अगर कस्टमर तक अगर चीज विदाउट केमिकल पहुंच रही है तो वो आपकी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। सना, आप क्या कहेंगी, हमें किस तरह लोगों में अवेयरनेस पहुंचानी चाहिए? मतलब अगर बच्चों की बात की जाए तो वो तो मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक फूड की तरफ आते ही नहीं है, उनको बचपन से ही मेरे ख्याल से सब्जियां खिलानी चाहिए। ये मदर की ट्रेनिंग होती है। अब कभी भी जो बच्चा होता है उसको नहीं पता होता कि पिज्जा का टेस्ट कैसा है। वो सोसाइटी से वो चीज़ को अडॉप्ट करता है या फिर पेरेंट्स ने जो भी उसको चीज़ प्रोवाइड करनी है उसने वो चीज़ अडॉप्ट कर लेनी है। तो मदर्स के लिए ये एक मैसेज है कि आप लोग उनको स्टार्टिंग से ही ऑर्गेनिक फूड या फिर जो नेचुरल फूड है उसकी तरफ लेकर जाएं तो उनका टेस्ट डेवलप हो जाता है। जब एक बच्चे का टेस्ट डेवलपमेंट उस तरह की हो जाती है तो फिर वो चीज़ें उनको थ्रू आउट द लाइफ अच्छी लगने लग जाती हैं। उसमें फिर ये नहीं होता कि वो डिनाइल फेज में जा रहा होता है, मैं ये नहीं खाऊंगा। कुछ चीज़ें सोसाइटी से अडॉप्ट करता है बच्चा, लेकिन वो फिर उसको जब पता होता है कि दिस इज गुड फॉर मी तो फिर वो उस चीज़ को ज़्यादा लेता क्या खिला सकती हैं माएँ, क्या मशवरा देंगे, क्या खिलाएं जो ऑर्गेनिक हो बच्चों के लिए, और आगे जब वो बढ़ता है उसकी नशोनुमा होती है तो उसकी सेहत के लिए भी वो अच्छा हो? एक तो मिल्क जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ग्रोइंग एज में, वो आप उनको दे सकते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स आप घर पे बना सकते हैं जिसमें आप सूजी की खीर बना सकते हैं। इसके अलावा आप बॉइल्ड वेजिटेबल करके उनके अंदर हनी ऐड करके या फिर हल्का सा ऑर्गेनिक उसके अंदर हल्दी ऐड कर लेंगे जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, तो वो भी बच्चों की गट हेल्थ को इम्प्रूव करती है। इसके साथ साथ आप मिल्क प्रोडक्ट ही और अच्छी बना सकते हैं। पोटैटो के अंदर आप कुछ इस तरह की जो ये वीनिंग वाला जो प्रोसेस होता है ना, जो 6 मंथ से स्टार्ट हो रहा होता है, उसके अंदर हमने उनको इन चीज़ों की आदत डालनी होती है और फिर वो आगे तक उनके साथ चलते हैं। और नजम, मुझे बताइएगा कि ऑर्गेनिक फूड में आपने बताया कि घर में उगा सकते हैं, कौन कौन सी सब्जियां या फल जो ऐसी आइटम्स हैं वो हम घर में उगा सकते हैं? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप मोरिंगा को घर में उगा सकते हैं, जो लोग काफ़ी कर रहे हैं। इसके अलावा जो एलोवेरा है उसे आप उगा सकते हैं, और उसमें जो अगर फ्लावर्स में चले जाएं तो उसमें जो रोज़ है उसको आप उगा सकते हैं। नीम को भी लोग घर में उगा रहे हैं क्योंकि नीम बड़ा अच्छा होता है, एंटी बैक्टीरियल है, स्किन में भी वो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज है, इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टाइप को देखा जाता है कि आपके घर में आपका स्पेस कितना है। और जैसे एलोवेरा ज़्यादा लोग उगाते हैं क्योंकि वो इस्तेमाल भी होता है बाद में। तो क्या यहाँ पर हुकूमती सतह पर अगर बात की जाए तो कोई रेगुलेटरी बॉडी है कि जो इस चीज का तयन कर सके कि ये जो फूड है वो ऑर्गेनिक है और ये फूड नॉन ऑर्गेनिक? यही तो है, इसी पे तो मैं आजकल प्रोग्राम कर रहा हूँ, लोगों को भी बता रहा हूँ। गवर्नमेंट से भी जब मेरे कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी उनको मैंने कहा था कि ऑर्गेनिक एक बॉडी बनाया जाए। तो पाकिस्तान में अभी तक जो है ना ऑर्गेनिक उस हिसाब से बॉडी नहीं बन सकी, लेकिन आने करीब जब इसकी मार्केट बनेगी, जब और ज्यादा इस पर काम होगा, होपफुली इसकी जो है बॉडी बना दी जाए। क्योंकि अभी बहुत लिमिटेड से लोग हैं, बहुत लिमिटेड सी कंपनीज हैं तो जो इस पे ऑर्गेनिक पे काम करें, हम और एक आध और लोग जो इस पे काम करें। तो इसलिए गवर्नमेंट जाहिर सी बात है एक दो को नहीं अकोमोडेट करेगी, जब ज्यादा होंगे तब इस पे काम करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी है कि लोग अपनी लेवल पे भी, अपनी सतह पे भी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है काफी हद तक इसमें हेल्प कर देता है, काफी कंटेंट आपको दे देता है। लोग जो है वो धोखा खा जाते होंगे अगर वो बाहर ऑर्गेनिक फूड भी अगर लेने जा रहे हैं, ऊपर लगा तो टैग ऑर्गेनिक फूड का है, लेकिन वो तो धोखा खा जाते होंगे क्योंकि उनको कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला तो है नहीं। ऑर्गेनिक फूड का ना लिमिटेड से स्टॉल्स आप कह सकते हैं या लिमिटेड सी मार्केट है, वहाँ से ही अवेलेबिलिटी होती है ऑर्गेनिक फूड की। उसके अलावा आप जब नॉर्मल मार्केट में जाते हैं वहाँ पे हमें ऑर्गेनिक फूड की अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी उसमें नहीं मिल रही होती, और ना ही हम रिकमेंड करते हैं कि आप यहाँ पे जाएं तो आपको प्योर ऑर्गेनिक चीज़ मिलेगी। ऐसा नहीं है, ऑर्गेनिक फूड के कुछ स्टोर बने हुए हैं लाहौर के अंदर ही ऐसे। तो वहाँ पे लोगों को हम लोग रिकमेंड करते हैं, तो वो वहाँ से जो हमें लगता है कि ये प्योर ऑर्गेनिक चीज़ यहाँ से आपको मिलेगी वो हम लोग उनको रिकमेंड करते हैं। मतलब आपके पास आते हैं लोग, डाइट का प्लान भी बनवाते होंगे, डाइट के हवाले से भी आते होंगे, तो आप उन्हें यही प्रेफर करती हैं कि इसी साइड जो हमें लगता है श्योरिटी होती है कि स्टोर से आपको ऑर्गेनिक चीज़ मिल जाएगी, हम उन्हें वही रिकमेंड करते हैं। और आपने जैसे बात की कि गरीब लोग कैसे अफोर्ड करें, तो इसका मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को हमें पता होता है कि इनकी अफोर्डेबिलिटी, हम सिर्फ उनको रिकमेंड करते हैं, सबको नहीं रिकमेंड किया जाता। और इन्होंने भी बात की अभी कि किस तरह से उसको उगाया जाए। गरीब लोगों के लिए मेरे माइंड में एक मशवरा है कि आप घर में भी किचन गार्डनिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हर कोई कर सकता है, उसमें कोई मेहनत वाली बात नहीं है। आप घर में खादें वगैरह बना सकते हैं, तो वो तो उनके लिए भी अफोर्डेबिलिटी है। बात है अवेयरनेस की, लोगों को कितना पता है कि ये चीज़ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। और किस तरह मेरे ख्याल से इसमें हमें काम भी करना चाहिए लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने के लिए। नजम, मैंने देखा है कि लाहौर में जरी जमीन खत्म हो रही है। बिल्कुल जी, मतलब हर जगह आबादी बन रही है, जरी जमीन, तो हम लोग कहाँ उगाएं, क्या करें
समझ से बाहर है। कैसे फिर ऑर्गेनिक फूड हम उगा सकते हैं? देखो ये देखो वर्ल्ड वाइड जहाँ पे ऐसी जगहों पे देखा जाता है कि जो जमीन जरखेज नहीं होती वहाँ पे आबादी की जाती है। Exactly. हमारे यहाँ तो हर जगह आबादी की जाती है। बिल्कुल हालांकि ऐसे जो जमीन काश्त के काबिल है वहाँ पे घर बनाए, वहाँ पे सोसाइटीज बनाए, और जो काश्त के काबिल है उस पे वहीं तक ही रहने दें। लेकिन ये कि लाहौर के अब शहर में तो कोई ऐसी जमीन रही नहीं जहाँ पे आप ऑर्गेनिक कर सकें, लेकिन लाहौर से थोड़ा सा आगे अगर आप बरकी की तरफ चलें, इस एरिया में चले जाएं, तो वहाँ पे अभी भी काफी लोगों के फार्म है। हमारा मुरिंगा का फार्म भी वहीं लगा हुआ है। अच्छा, तो वहाँ पे लोग अभी उगा रहे हैं, लेकिन शहर से दूर उगा रहे हैं, शहर में नहीं उगा सकते, क्योंकि उसके रीजन ये होता है कि अगर बेशक आप अपनी जमीन पे कोई केमिकल स्प्रे कोई इस टाइप की चीजें नहीं इस्तेमाल करें, लेकिन आपके साथ वाली जो जमीन है अगर वो केमिकल स्प्रे करे तो उसका इफेक्ट आपकी जमीन पे भी आता है। तो इसलिए आप लाहौर शहर में तो आप कहीं पे भी, एक तो स्पेस बहुत कम है, अगर बाहर उगा रहे हैं तो फिर तो कॉस्ट भी बढ़ती होगी। देखो कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन क्या करें फिर आप उगाना पड़ता है ऑर्गेनिक, फिर बिकता भी तो महंगा ही है, तो वो आपकी कॉस्ट वहाँ कवर हो जाती है। तो क्या आपको क्या लगता है मुस्तकबिल में इसकी मार्केट तेजी की तरफ जाएगी? बिल्कुल, ये देखिए पेंडेमिक कोरोना में तो इसकी मार्केट जो है डबल ट्रिपल हुई है, क्योंकि लोगों को तब पता चला है कि हमें ऑर्गेनिक से ही फायदा होगा, तभी लोगों ने ऑर्गेनिक खा के अपनी इम्यूनिटी बिल्ड किया, तभी वो कोरोना से बचे हैं। आपका जो मेडिकल साइंस है वो तो फ्लॉप हो गया ना, वो तो फेल हो गया, उसने तो काम ही नहीं किया, और अभी तक कोई बना ही नहीं सक रहे। तो आपको अभी तक कोरोना से बचाने वाला कौन है? ऑर्गेनिक ही ना। वही आप कलवंजी खा रहे हैं, वही आप देसी घी खा रहे हैं, वही आप शहद खा रहे हैं, वही आप जैतून खा रहे हैं, उसी से तो बचे हुए हैं। तो आपको सर्वाइवल आपका है ही ऑर्गेनिक। तो इसके बाद लोगों को पता चला था कि ये ऑर्गेनिक कितना अहम है, हमें नेचुरल ऑर्गेनिक फूड पे रहेंगे तभी हम सर्वाइव कर सकेंगे। मेडिकल साइंस तो फेल हो गई। सना, आपको लगता है, मुझे तो ये मैंने वाज़े तौर पर देखा है कि कोरोना में लोग जो इससे दूर हो चुके थे ऑर्गेनिक फूड से, वो इसके करीब आ गए हैं। बिल्कुल, पहले हम लोग नहीं खाते थे जी, देसी घी नहीं खाना हम मोटे हो जाएंगे। जब उन्हें हमने बताया कि इम्यूनिटी बूस्टर है ये सारा कुछ, नेचुरल फूड के थ्रू आप अपनी इम्यूनिटी को इस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, तो फिर लोगों ने उस टाइम पे इसकी कंजम्पशन को भी ज्यादा किया और उसको अपनी जो लाइफस्टाइल था उसको भी मॉडिफाई किया और अपनी डाइट को भी बैलेंस किया। जैसे पिछले दिनों में कोविड के लिए जो बैलेंस डाइट थी उसमें बहुत ज्यादा जो है ना हम लोगों ने भी काम किया और लोगों ने उनको इम्प्लीमेंट करके उससे फायदा भी लिया। तो ये एक बहुत अवेयरनेस है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है जनाब। ऑर्गेनिक फूड के हवाले से हमें बता रहे थे, हमारे साथ सना कमर थी, माहिर ग़िज़ायात थी, और नजम मज़ारी थे, ऑर्गेनिक एक्सपर्ट थे। आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने हमें टाइम दिया और हमें बताया कि ऑर्गेनिक फूड आखिर होता क्या है, क्या हम जो ऑर्गेनिक फूड समझ रहे हैं क्या वही है, और क्या हमारी मार्केट में इसका रुझान है, या हमें अगर मार्केट में लेने जाएं तो क्या हमें ओरिजिनल फूड मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। तो इन दोनों ने हमें बड़े अच्छे तरीके से बताया है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी समझ आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज के शो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ सोल्यूशन आप तक पहुंचाए होंगे हमने। लेकिन आज का वक्त हमारा और आपका खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।